मैं नहीं समझता कि डायरेक्टर ने या अमिताभ जी ने कोई बात छोड़ दी मेरे लाइफ की या कोई बात ज़्यादा करके बताई है। मेरा रोल जो है अमिताभ जी कर रहे हैं तो एक प्राउड लगता है कि ये बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं, और जब तक खेलते हुए मैं उनको देख रहा था तब तक मैंने ये देखा था ये किसी ने कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पी है, चोरी नहीं की है, शराब नहीं पी है, खर्रा गुटखा नहीं खाया, यही उनके जीवन में रहता है। कोई बुरी बात उनसे नहीं हुई है। पत्रकार मित्रों को भी पहले ऐसे लगा यार कि आप कुछ भी बात लाते सर, आप ये ऐसे पॉसिबल है कि झोपड़पट्टी फुटबॉल, कोई नाम भी है झोपड़पट्टी फुटबॉल। मिसेज भी थी साथ में, वो भी लेक्चरर थी रंजना बार से, उसने हिम्मत दी, उसकी सैलरी दी, हमारी सैलरी, दूसरे साल स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हो गई स्वर्गीय नासिक राव जी त्रिपुरा के नाम से। उनके बेटे ने खाने का जिम्मा उठा लिया, ये मैं कर लेता हूँ करके, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने फिल्म देखी है? फिल्म में एक लड़का वो रेलवे ट्रैक के ऊपर में खड़े रहता है, ट्रेन के आने का इंतज़ार करता है कि ट्रेन आई और मैं कूद जाऊँ। ये कैरेक्टर को देखा है आपने? ये फिल्मी कैरेक्टर है वो, लेकिन ये असली कैरेक्टर भी है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ में हैं स्लम सॉकर के फाउंडर विजय बरसे जी। सर के ऊपर में अभी एक मूवी बनी है झुंड, इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर हुई है। इन्होंने जो काम किया है अपनी लाइफ में बच्चों के लिए, उसी के ऊपर में इंस्पायर हुई है। नागराज मंजुले ने फिल्म बनाई है और अमिताभ बच्चन ने विजय जी का किरदार निभाया है। सबसे पहले विजय जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर। थैंक यू वेरी मच। मूवी आपने देखी होगी तो सबसे पहले बताइए मूवी कैसी लगी आपको? अमिताभ बच्चन जी ने आपको कैसा लगा उनका किरदार जो आपका निभाया है उन्होंने? यानी केवल अमिताभ बच्चन जी का रोल ये नहीं है, ये तो ट्रायंगल बन गया कि हमारी स्टोरी रही, पर इसको महत्वपूर्ण बात यह रही कि नागराज जी ने इसको जिस प्रकार से डायरेक्ट किया और अमिताभ जी ने केवल 3 घंटे में, ये मूवी 3 घंटे की है, केवल 3 घंटे में मेरे लाइफ का पूरा निचोड़ जो है उसमें निकाल के रख दिया है, जो मेरे लिए जो ख्वाब है। आप भी जब अपनी जवानी से बचपन से अमिताभ बच्चन जी को देखते हुए, उनकी फिल्में देखते हुए आगे बड़े हुए होंगे, तो मुझे बताइए कि जब आपकी लाइफ अमिताभ बच्चन जी एक पर्दे पे उतार रहे हैं, वो चीज़ का एहसास कैसा है? नहीं, मैं फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं रहा। अमिताभ जी की भी मैंने कम ही फिल्में देखी होगी, लेकिन एक बात है फिर भी मैं ही क्या दुनिया मानती है कि अमिताभ जी शताब्दी के महानायक है। और वो शख्स जब अपना रोल करता है तो इम्पॉसिबल लगना है ना, प्राउड लगना है कि हाँ मेरा रोल जो है अमिताभ जी कर रहे हैं, तो एक प्राउड लगता है, इम्पॉसिबल चीज़ लगती है। और जब उनके द्वारा फिल्म में देखने के बाद में जब मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, ये मेरा चलना है, मेरा उठना बैठना, मेरे दिमाग की सोच लोगों के लिए ले आना, ये सब अमिताभ जी ने 100% किया है। आपके मैनरिज्म क्या अमिताभ बच्चन जी ने एकदम पिक्चर में आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने कहा चलना, उठना, बैठना, किस तरीके की उनसे आप उनकी बातचीत हुई आपसे अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए? देखो, मेरा रोल उन्होंने जो किया वो मेरे से वैयक्तिक मिलने के बाद में नहीं किया है। अच्छा, ओके। उनके ऑफिस में जो है मैं गया 2-3 बार, तो उनके जो डायरेक्टर थे वो 2-3 घंटे मुझसे बातचीत करते रहते थे, जो हो सकता है शायद उस कमरे में सीसीटीवी होगा जिसके द्वारा वो मुझे देखते होंगे। उसके बाद में इतनी बात तो 100% है कि मेरे ऊपर बनी जो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है उसका उन्होंने पूरा स्टडी किया है। उसके बिना वो, और अमिताभ जी की एक बात है, वो जिस रोल में जाए उस रोल को पूरा न्याय करते हैं ना, तो उन्होंने 100% बात है कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है, वो कमरे में बैठ के मेरे को देखा होगा उन्होंने, और उसके बाद में किताब कई जगह ये है मटेरियल इसके ऊपर में, वो उन्होंने पढ़ा है। सर, नागराज जी ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, ना कि सिर्फ इसी मायने में कि आपकी जो आपने जो काम किया है उसको फिल्म पे लेके आने के लिए, लेकिन उनकी फिल्म को इसीलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि उन्होंने एक जो संदेश दिया है मूवी के माध्यम से, बहुत बढ़िया दिया है। मुझे बताइए नागराज जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैंने सुना कि बड़ी आपके घर आए और कुछ एक वाक्य हुआ था, वो मुझे बताइए कैसी मुलाकात हुई आपकी? नागराज जी अभी भी ग्राउंड से जुड़े हो, उनमें कोई अलगपना नहीं है, आज भी नहीं आया है। केवल थोड़ा बड़ी जगह जाना पड़ता है, इसलिए शायद शर्ट अच्छा सफेद पहनते होंगे, या तो वो सुनने का वगैरह जो वो लगाते हैं। इसके व्यतिरिक्त नागराज जो था वही है।
नागराज। अब ये ऐसा व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता, अनजाना व्यक्ति है, मैंने ना उनकी फिल्म देखी थी सैराट, ना कभी उनसे कोई ऐसा प्रकार का फिल्मी सामना कभी नहीं हुआ था उनके साथ में। तो ऐसे जब वो आए तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी ना। मैं अकेले बैठा हूँ, रात को किताब पढ़ रहा हूँ, और ऐसे समय में अगर कोई दरवाजा आके ठोकता है तो पहली रिएक्शन तो डर कि इतने बजे रात में कौन आया भैया। और फिर दरवाजा ठोकते हैं, हम अपने नागपुरी लैंग्वेज में बात करते हैं, कौन है बे। फिर वो बोलते टक टक करते, सर दरवाजा खोलिए ना। मैं जवाब देता हूँ खुला है। मैं उठा नहीं अपनी जगह, खुला है। ढकेलिए, तो दरवाज़ा ढकेलते हैं। दरवाज़ा ढकेल के वो जब दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरा डर, इसलिए क्योंकि बहुत खूबसूरत चेहरा तो मैं नहीं देख रहा था। हाँ, और वो एक अकेले नहीं थे, उनके साथ में उनके भाई है, उनका यूनिट जो है 4-5-6 जने थे। रात का 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा, कोई शख्स ऐसी समय में आ जाए, और वो बेचारे को ऐसी बहुत अच्छे कपड़े का भी शौक नहीं है उसको, ये जैसे शर्टिंग करके गॉगल लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैंने देखा तो उनको देख के भी मैं डरा। तो वो वही खड़े हैं अंदर आने से पहले, और मुझसे पूछ रहे, मराठी में पूछ रहे, आती हो कहा। मैं बोल रहा हूँ क्या काम क्या है। वो पूछे जा रहे मेरे को, मैं अंदर आऊँ क्या। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई काम क्या है, वहीं से डिस्टेंस रखे हुए दरवाजे पे खड़े हुए सोफा पे बैठा हूँ, बिना उठे उनसे पूछ रहा हूँ काम क्या है। तो फिर वो बताते कि मैं नागराज मंजुले हूँ। अब मैं तो जानता भी नहीं है, नाम मैंने सुना भी नहीं था। हाँ तो बोलो ना क्या काम है। सर मैं नागराज मंजुले। हाँ हाँ ठीक है, काम तो बोलो। वो बेचारे चकरा जाते हैं। वो बोलते हैं सर आपने सैराट देखी है क्या। बोला नहीं देखी। फिर शायद चकराते हो, ऐसा अजीब आदमी है ये, सैराट भी नहीं देखी बोलता। एकाएक मेरे दिमाग में ये आया, अरे यार जो गाना बजता है झिंग झिंग झिंगाट, मैंने बोला झिंग झिंग झिंगाट। हाँ बोले हाँ, उसी सैराट का मैं डायरेक्टर नागराज मंजुले हूँ बोले। तो फिर अब थोड़ा अकवर्ड होने की मेरी बारी थी, क्योंकि मैंने उनसे बहुत ही यानी अपने नागपुरियन जैसा एक रूढ़ व्यवहार किया है। तो बुरा भी लगा कि अपन इतने अच्छे आदमी के साथ में कैसी बात कर रहे हैं। पर फिर मैंने उनको अंदर बुलाया। हमारी मुलाकात 2-3 घंटे चली, जिसमें उन्होंने कई प्रश्न पूछे कि भाई आपको कैसी प्रेरणा मिली, हम आपसे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो कहानी सुनानी पड़ी। फिर वो हम पिक्चर बनाना चाहते हैं इसके ऊपर में, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं। हमने कहा मुझे तो कोई फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है। अब फिल्म बने भी ऐसा कुछ मेरा कोई ऐसी ये नहीं है। मैंने बोला कि मेरे पे फिल्म बने, ये तो मैं तभी नहीं सोचता रहा, अभी नहीं सोचता कि अपने पे फिल्म बन सकती है। तो बोला भाई ऐसे तो कुछ मेरे जीवन में नहीं है। नहीं सर बोले, हमने काफ़ी जगह से आपकी इन्फॉर्मेशन ली है, गूगल सर्च किया है, कई पेपर पुरानी का सब आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, पूछा है कई जगह पे, और हमने डिसाइड किया है कि आप पर पिक्चर बनाएंगे। फिर बहस कि क्यों बनाते हैं ये फिल्मों में, मेरा विश्वास नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कई फिल्में ऐसी है तो उसका मुहूर्त हो जाता है, डब्बे में जाती है। कई ऐसा 1-2 रीलें बनती है, डब्बे में जाती है। 5-10 रीलें डब्बे में बनती है। बन भी गया तो एक जैसे मुंबई के थिएटर पूरे बुक हो जाते हैं, तो शुक्रवार के दिन जनरली फिल्म शुक्रवार को थिएटर में आती है। तो एक ने पहले बुक कर लिया, तो दूसरा जो शुक्रवार को अपनी फिल्म आगे लाने वाला रहता है वो अपनी फिल्म रोक देता है। फिर उसके मुहूर्त भी रहते हैं, कोई सोचता मैं ईद पे लाऊँ, कोई बोलता मैं नए साल में लाऊँ, दूसरी फिल्में आती है। बोला मेरे को इससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप इसके बारे में नहीं सोचो तो बेहतर है करके बहुत पीछे रहे कि नहीं मुझे बनाना है और मैं आपका लाइफ में आगे लाना चाहता हूँ करके। जब उन्होंने ये बात बोली तो अब 2-3 घंटे भी हो रहे थे, तब मैं सोच रहा था यार अपना महाराष्ट्रियन आदमी ही है, सीधा साधा आदमी दिखता है। हाँ चलो ठीक है सर, परमिशन तो दे देंगे, लेकिन एक बात है, इसी हाल में परमिशन मिलेंगी कि तुमको मेरा लाइफ जो है, मेरे लाइफ का जो मिशन है, मिशन ही होना चाहिए आखिरी में। मैं रहूँ नहीं रहूँ, मेरा मिशन लोगों तक जाए, मेरे को इसका महत्व है, मैं दूसरी चीज़ें नहीं चाहता। तो ठीक है आप बना सकते, तो नहीं उन्होंने तभी प्रॉमिस किया था। नहीं बोले सर आपने मेरी
ये जो है पिस्तुलिया, फेंड्री वगैरह जो फिल्में हैं, मैं ज़मीन से जुड़ी फिल्में बनाता हूँ मैं। तो खैर बोला ज़मीन से जुड़ी वो आपका ये है तो परमिशन है, लेकिन आप मेरा मिशन जो है, उद्देश्य जो है, वो लोगों के आगे लाएंगे कि लोगों ने इससे सीखना चाहिए कुछ तो भी। बिल्कुल सर बोले, मैं उससे हटूंगा ही। और फिर वो जो उन्होंने बोला वो उन्होंने करके दिखाया है। नागराज जी की एक विशेषता है कि वो ज़मीन से जुड़े, ज़मीन के लोगों को, जहाँ से लोग हैं वही के कलाकार, उन्हीं को लेके, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा में, उसी सीन में, उसी एक्शन में जाके उन्होंने काम लिया है। शायद ये फिल्म बम्बई में अगर फिल्मेटाइज होती तो शायद इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी गड्डी गोदाम के स्लम में बन गई। आपने जो उनको बोला था, एक वादा मांगा था कि मेरा उद्देश्य जो है वो आना चाहिए, वो पूरा जी साकार हुआ। जी हाँ जी। जब आपको पता चला कि बच्चन साहब ये रोल करने वाले हैं या बच्चन साहब से आपकी मुलाकात हुई, तब फिर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? नहीं कोई उसकी कोई रिएक्शन मेरे को कोई बहुत बड़ा ये नहीं लगा कि अब बच्चन जी इस पे काम करें करके। जब तक मैं उनसे मिला नहीं तब तक मैंने इसके बारे में कभी सीरियसली सोचा नहीं। बल्कि वो नागपुर में आया तो मैं नागपुर से निकल गया था। कोई रहता ना भाई नागपुर में आया तो चलो भाई मिल लेते, अपने जीवन पे, पर मुझे कोई उत्सुकता नहीं थी। बच्चन जी 2 दिसंबर 2019 को नागपुर में थे और मैं मेरे ख्याल से 1 या 2 को ही यहाँ से टूर के ऊपर निकल गया था। 7 दिन में बाहर था, 9 तारीख को मैं लौटा। और भी मिसेस वगैरह घर के सभी बोलने लगे, क्रीड़ा विकास संस्था के लोग बोलने लगे कि सर हमको मिलना है, आपको नहीं मिलना है, हमको तो नागराज से मिलना है और आपके कारण से मिल सकते हैं। चलो हमने कहा अब चल के मिल जाते। एक ये था कि भाई अब थोड़ा उसको मेरा क्या प्राउड कहिए कि भाई मैं ये सोचता कि भाई तू भी तो इस सदी का महानायक है, स्वाभिमान। तो मैं जो मेरे लिए तू यहाँ आया, इसका मतलब मैं भी तो, मेरे में भी तो कुछ होगा। मेरा रोल कर रहा है मेरी फिल्म में, ये मैं तब भी सोचा करता था। तो मैंने मिलना बहुत दिन टाला। 7 दिन के बाद भी मैं उनसे मिला, उसके पहले नहीं मिला था मैं। जब आप उनसे मिले तो फिर क्या बातचीत हुई? अरे फिर ऐसे लगा कि मैं कॉमन आदमी से मिल रहा हूँ। उनको तो पता चल गया था कि भाई यही विजय बार से है और विजय बार से अपने से मिलने आए थे। उनके स्टाफ ने ज़रूर बताया था। तो जब हम मिलने गए तो पहले इसमें वो कहते कहिए बारसे जी, हेलो हाय किए, और फिर ऐसी जो कैजुअल बातें कि कैसे लग रहा है आपको हमसे मिलके, क्या फील कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रश्न थोड़ा सा क्या फील कर रहे हैं इसका कोई ये नहीं था। मतलब भाई देखो यार, ये इस सदी के महानायक है आप, और आपसे मिलना है तो मेरे लिए बड़ी बात है। मैं सोच नहीं सकता था, वो मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद में फिर मेरे को तो बहुत बड़ा ऑनर है कि भाई मेरा रोल जो है वो आप करने जा रहे हैं, ये सुन के। और उससे भी बड़ी बात जो मेरे लिए बहुत अलग बात है वो ये है कि आपने आज तक जितनी फिल्मों में काम किया है सारी फिल्मों में आप विजय रहे हैं। हाँ, और बहुत फिल्में चली हो, फिल्म बहुत चली है आपकी, जितनी भी फिल्म बनी विजय नाम से। ये पहला मौका होगा आपके इसमें कि भाई एक रियल विजय के लाइफ पे आप विजय बन के फिल्म बनाओगे। सही बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप इतना बढ़िया आपने काम किया है। आप सत्यमेव जयते भी आए थे आमिर खान जी के इसमें, बहुत सालों पहले की बात है। उसके बाद मूवी भी बनी है, मूवी बहुत अच्छा कर रही है, सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो आपका उद्देश्य है, आपका मिशन है, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस मूवी के वजह से? देखिए, कई फिल्में नई नई लगती है। कोरोना काल में तो पहली फिल्म जो होगी जो फुल फ्लेश थिएटर पे आ गई, पर कई फिल्में ऐसी होगी कि जो इस सिटी में लगी। क्या उस फिल्म का कथानक सुन के सिटी के किसी कनेक्टेड आदमी से मिलने इतने लोग गए होंगे क्या? 2 तारीख से लगातार मैं इसमें बिजी हूँ। इसका मायना लोग और लोगों के लिए जो चीज़ है ये आपके ध्यान में आ गई है कि ये कुछ अलग चीज़ है, अलग मैसेज है। और वो मैसेज है, एक्चुअल में वो मैसेज है, और यही उस दर्शाता है कि उसमें कुछ खास बात है। जब आप सत्यमेव जयते भी गए थे तो आपने बताया था कि स्टार्ट कैसे हुआ कि आप हिस्लप कॉलेज के ग्राउंड में थे, वहाँ प्रोफेसर थे आप, और वहाँ पे बारिश हो रही थी, आपने बच्चों को देखा प्लास्टिक के ऊपर, और सेम चीज़ दर्शाई है फिल्म में।
मुझे बताइए कि कितना रियलिस्टिक है फ़िल्म में जो छोटी-छोटी चीज़ें बताई गई है आपके बारे में या जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं? मैं नहीं समझता कि डायरेक्टर ने या अमिताभ जी ने कोई बात छोड़ दी मेरे लाइफ की, हुँ, या कोई बात ज़्यादा करके बताई है, ऐसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैंने उस फिल्म को 3 बार देखा। एक बार मुंबई में फिल्म थिएटर में लगने से पहले, और 2 बार मैंने नागपुर में देखी है। और सब पूरा जो चित्र ये है, वो जितना उसमें कोई कमी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल जितना मेरा लाइफ है, मैं खुद इसमें आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे मेरा पूरा लाइफ इन्होंने 3 घंटे में दिखा दिया। लोगों के आगे ला लिया। सर स्लम सॉकर आप फाउंडर हैं स्लम सॉकर के, आपने इतने सालों से इतने सारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बदली है। जब आप एक मिशन की बात करते हैं, आप बच्चों को आपने ऐसे बच्चों का हाथ थामा जो बहुत ही क्राइम प्रोन थे, क्राइम की तरफ थे। बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आई है, बहुत सारे आर्टिकल हमने पढ़े, वीडियो देखे हैं। होमलेस वर्ल्ड कप में गए, स्लम सॉकर टूर्नामेंट कराया, इतनी सारी टीम्स है। जब आप एक मिशन की बात करते हैं, एक उद्देश्य की बात करते हो, तो क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है आपका? मैं तब से अब तक मेरे जीवन का ये एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर ने हमको चुना है। पहली बात तो हर एक को नहीं चुनता, वो किसी को चुनता है और उसके आगे मिशन देता है, उसको वो प्रेरणा देता है। मेरे पास भी परमेश्वर ने ये प्रेरणा दी, इसलिए कि मैं मेरे पहले के यानी जीवन में अभावग्रस्त था पूरा। जितना आज झोपड़पट्टी में देखते हो वो सारी असुविधाएं मेरे पास में थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि सुविधा संपन्न में था। छोटेपन में बहुत तकलीफ़ों से बाहर आए, पढ़ाई में दूसरों के बलबूते पे पढ़े। दिमाग हमारा होगा केवल इतनी बात है, और बाकी कपड़ा लत्ता चप्पल स्लीपर जो है ये सब दूसरे की देन रही। और एक सर्टेन इसके बाद में जब हम कॉलेज में पढ़ाने लगे, यानी पहले तो उस समय पीटी टीचर ही कहते थे, पीटीआई कहते थे। पीटीआई से कब लेक्चरर बने, लेक्चर से कब प्रोफेसर बने। तो ये सब एक एक चढ़ाव पे जैसे आ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप। तो तब हमेशा एक अपना पुराना जीवन, अपना आज का जीवन और समाज की परिस्थिति, इस्लाम की परिस्थिति हमेशा नज़रों के आगे आती थी। और लगता था मैं तो इसे निकल गया, और सारी सुविधाएं, मैं मेरी मिसेस हम दोनों लेक्चरर, तो सारी सुविधाएं मेरे पास में है, पर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि इनका जीवन तो मेरा अपना जीवन था, तो मैं जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इनके बराबरी में रहूँ, मैं बड़ा नहीं बनूँ। तब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो भी इनके लिए करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि ये स्लम सॉकर की शुरुआत वहाँ से, तब मुझे ये मिशन मिला कि ये बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं, और जब तक खेलते हुए मैं उनको देख रहा था, तब तक मैंने ये देखा था ये किसी ने कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पी है, चोरी नहीं की है, शराब नहीं पी है, खर्रा गुटखा नहीं खाया, यही उनके जीवन में रहता है। कोई बुरी बात उनसे नहीं हुई है। तो क्यों ना मैं इनके जीवन में, जैसे ये अभी खेल रहे, बारिश आ रही, आधा पौन घंटा खेले, क्यों ना मैं इनको सही में फुटबॉल दूँ, ग्राउंड पे लाऊँ, मैच खिलाऊँ। तो ये लोग 1-2 घंटे तो मेरे पास में रहेंगे, और 1-2 घंटे में रहेंगे, चलो उतना ही सही कि 1-2 घंटे इनके जीवन में मैं अच्छे दूंगा। ये मेरा अपना ओन सोच थी मेरी, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था, बस सोच ली। और मेरी जैसी आदत रही, मैं जो सोचता हूँ करता हूँ, ये नहीं देखता कौन मेरे साथ में चलेगा। तो मैं सोचता जो तो मेरे दिमाग में यार, मैंने तय कर लिया, मैंने वहीं पे उनसे कहा मैं फुटबॉल ला के देता हूँ, तुम फुटबॉल मैच खेलोगे क्या? बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वो प्लास्टिक की फूटी बकेट को जो कर रहे हैं, कीचड़ में सोते जाते हैं, अगर उनको बोला जाए कि फुटबॉल मैच खेलना है तो कितनी खुशी हो जाएगी। उनको लाया, फुटबॉल बॉल दिया, ग्राउंड को दिन ठहराया कि आप शनिचर को आ जाना है। दूसरी टीम को देखा, उनको बुलाया, उनको ग्राउंड पे लाया, और ग्राउंड पे लाने के बाद में जब मैच खेले, एक तो ग्राउंड पे पहले से 1-1.5 घंटा पहले आ चुके थे, जिनको मैं कीचड़ में लोटपोट देख रहा था, ये उस ग्राउंड पे जब आए थोड़े साफ सुथरे दिख रहे थे, थोड़े तरीके के कपड़े दिख रहे थे। उस दिन तो मैंने इनको लुंगी पे देखा था, फुल पैंट को उल्टी करके पहनते हुए देखा था। हाँ, किसी के आंग में बनाने हैं, फटे कपड़े हैं, सर को तेल नहीं है, हाँ, चेहरा धोया नहीं है, ये सब देख रहा था। और आज ये ग्राउंड पर जब आए हैं तो थोड़े साफ सुथरे, सर को भी थोड़ा तेल लगा है, तो थोड़े अच्छे लग रहे थे। 1-1.5 घंटा पहले ही आ गए थे, इंतज़ार कर रहे थे मेरा।
और फिर मैच हुई, 1 घंटे की मैच हुई। फिर उनके साथ बैठे थोड़ी देर समझाते हुए कि अपन और भी खेलेंगे इसको, तुम दूसरे झोपड़पट्टी में जाके बताओ, अपन इसको करेंगे। बस ये हो गई उसकी शुरुआत। फिर हमने अपने पत्रकार मित्रों से उसकी मदद ली। हम तो सोचते थे कि थोड़े बहुत 20-25 टीमें आके हमारे साथ खेलेंगी, बहुत है, हमको बताना तो नहीं था किसी को। पत्रकार मित्रों को भी पहले ऐसे लगा, हर क्या कुछ भी बात लाते सर आप, ये ऐसे पॉसिबल है कि झोपड़पट्टी फुटबॉल, कोई नाम भी है झोपड़पट्टी फुटबॉल, भलती चीज़ मतलब। पर उनकी मजबूरी थी, वो जानते थे कि अब ये सर ने सोचे ना, अपन नहीं भी बोले तो ये करेंगे। पेपर में तो दे दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा टूर्नामेंट है। यकीन मानो 1 हफ्ते के भीतर में 128 टीमों पे हमने रोक दिया, नहीं तो और भी आगे जाती थी। हमने रोक दिया इसलिए कि 128 टीमों का स्ट्रक्चर बराबर कर देता था। उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 राउंड बनाए और उसमें हर एक टीम में 32-32 टीमें डाल दी और नॉकआउट तरीके से इस टूर्नामेंट को हमने शुरुआत कर दी। सक्सेस मिला उसी साल। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए। लेकिन उसी समय जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू खबर गई थी, वो भी इंक्वायरी करने लगे, सर ये क्या चीज़ है। पहचान तो मेरी सभी जगह थी, सर ये क्या चीज़ है, हमको बताओ ना सर। तो थोड़ा वहाँ जाके समझाया, किसी को बुला के समझाया, किसी की डिस्ट्रिक्ट में जाके समझाया। तो पहले दिन नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, दूर में नासिक में और लातूर में भी टूर्नामेंट हो गया। तो 10-12 जिलों का टूर्नामेंट हो गया पहले साल। अब पहले साल ये टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुल, सबको मज़ा आ गया। तो ख़त्म हुआ टूर्नामेंट। फिर कुछ अपने बाहर के डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों ने पूछा, सर ये तो हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तुम्हारे भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अपनी टीमें अपन लाते ना, इसका स्टेट लेवल टूर्नामेंट कर देते ना। अब पैसा लगता है, पैसा तो कोई देता नहीं है ना। फुटबॉल के लिए कोई 10 रुपये नहीं देता, क्रिकेट के लिए 1000 दे देगा, फुटबॉल के लिए 10 रुपये भी नहीं। मिसेज भी थी साथ में, वो भी लेक्चरर थी रंजनाबाद से, उसने हिम्मत दी, उसकी सैलरी दी, हमारी सैलरी। दूसरे साल स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हो गई स्वर्गीय नासिक राजी त्रिपुरा के नाम से। उनके बेटे ने खाने का जिम्मा उठा लिया, ये मैं कर लेता हूँ करके, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने उधारी कर ली, तो दे देना सर, बोले आप करते, हमको मालूम है, हम आपको पहचानते। सब लोगों का सहयोग, दूसरे साल स्टेट लेवल, मीडिया का सहयोग तीसरे साल, वो नेशनल, दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए मीडिया का सहयोग, दुनिया में गया। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में ये जो टूर्नामेंट चल रहा था, फाइनल जो था, उसको स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, BBC, इन्होंने कवर किया, इन्होंने दुनिया को दिखाया। दुनिया के आगे भी यही प्रॉब्लम था, ये बेकार बच्चे, इनके पर कैसे इनको थोड़ा ये किया जाए। उन्होंने प्रयास किया। 2003 में ही इटली के गोठेनबर्ग में पहला होमलेस वर्ल्ड कप हो गया, तब से लेके अभी तक हो ही रहा। सर जैसे पैसे की आपने बात की कि आपने कहा कि हमारे देश में क्रिकेट के लिए पैसे दे देगा लेकिन फुटबॉल के लिए 10 रुपये भी नहीं देगा। आपने अपने खर्चे पे बहुत सारी चीज़ें की, तो इस वजह से कभी आपको अपने घर पे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? नेचुरल है, मिसेज पैसा लाती थी तो अपने बच्चों के लिए लाती थी, घर के लिए लाती थी। शायद उसका ये भी सपना हो कि अपना खुद का घर बने, घर नहीं था, दोनों हम लेक्चरर। तो नेचुरल है घर वालों को परेशानी होना कि भाई अपना शायद उसके हिसाब से कि भाई अपने हस्बैंड तो कोई पैसे का हिसाब रखते नहीं है। लेकिन एक बात थी, ये मेरा अपना ओन मिशन था, इसमें वो सहकारी थे। बेटा परेशान था कि पापा ये क्या चीज़ है। हम जब भी आते दरवाजे पे ऐसे फटियाल बैठे रहते मेन दरवाजे पे, उनके आगे कोई दरवाजे के घर के अंदर से कुर्सी लेके बाहर आ जाता है। ये घर में भी चले आते, पापा ये आपको ठीक लगता है। लेकिन वो तो हाईली एजुकेटेड हो गया था, पॉसिबल नहीं कि डॉक्टर अभिजीत बारसे को सब चीज़ें पसंद हो। तो खैर नापसंद थी उसने भी दिखाई, इतनी नापसंदी हो गई कि वो उन्होंने US में जॉब ढूंढ लिया और निकल गए। कठिनाइयाँ हर एक स्टेप पे आती गई, लेकिन उसके बाद में सब जन समझते गए। मिसेज से समझा था कि भाई अगर मेरा आदमी ये कर रहा है तो दूसरी जगह नहीं है ना। जैसे उसने कई उसके साथ के लेक्चर्स खर्रा खा के स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं, शराब के नशे में तक कॉलेज में आते हैं। तो इनका कॉलेज के अंदर का ये है, तो यहाँ से निकलते साथ तो कितना और ज़्यादा खर्चे होंगे। उसको पता था कि खैर पैसा गया कोई हरकत नहीं, लेकिन मेरे मिस्टर की गारंटी है कि वो इन्हीं के बीच में है,
वो ना और जो पीते वो हैं ना कर रहे खाते हैं हैं। वो किसी दूसरे की भलाई के लिए ही कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने जिस शांत रह के अपनी पूरी सैलरी, इवन अब कई बार उन्होंने इसके लिए कभी प्रोविडेंट फंड से लोन, कभी सोसाइटी के लोन, ये सब उठाया और हमने सबको इसमें खर्चा कर दिया। जब स्लम सॉकर फेमस हुआ, बच्चे वर्ल्ड कप में गए, होमलेस वर्ल्ड कप इतने सालों से हो रहा है, क्या फाइनेंशियल हालत सुधरी है? क्या फाइनेंशियल हेल्प आती है अब? अब प्रॉब्लम नहीं है सर, हाँ अब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अभी सभी ने, यानी फुटबॉल की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे फीफा हो, यूरोपियन फुटबॉल, एशियन फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड, ये सब फुटबॉल की जो कंसर्न बॉडीज़ है, ये भी तो चाहते हैं ना कि ग्रास रूट में से ये ऐसा काम हो, तो वो सब दौड़ते हैं। उसके बाद में कई प्रोजेक्ट हमारे थ्रू चला, यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स हम पे चलते हैं। अपने इंडिया में एक दो बिजनेस घराने हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको CSR फंड देना पड़ता है, तो कहाँ दिया जाए? शायद हमने उनके सबके विश्वास प्राप्त किए हैं। उनको पता है कि अपने पैसे का मिसयूज़ नहीं होता है। उन्होंने विश्वास किया कि नहीं, हमने यहाँ देना चाहिए। तो अब पैसा प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस जगह बैठे ना, ये ज़मीन छोड़ के 1 करोड़ का ग्राउंड है। अरे बाप रे। ये सारा पैसा ये संस्थाएं देती है। और अब ये इसमें इतना पैसा लगाया नहीं, हमने खर्चा किया ना, और किसके काम आ रहा है? ये बच्चों के काम में आ रहा है ना। इनमें कोई बच्चा मेरा खुद का बेटा नहीं है, मेरा मामा भांजे का बेटा नहीं है, कोई नहीं है, सब अननोन लोग है। ये आते हैं और उनका जीवन बनता है यहाँ पे आके, तो सभी दौड़ते हैं, आते हैं। इवन पढ़ाई के बारे में अगर आप पूछोगे तो आजकल हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने यहाँ तो डोनेशन लगता ना, और डोनेशन यानी 1 लाख 2 लाख नहीं रहता, 5-10 लाख 20 लाख ऐसे रहते हैं। लेकिन जब 2 लाइन लिखी जाती है कि ये बच्चे का इसमें एडमिशन है, हमको नहीं मालूम, 1 हफ्ते के भीतर में कोई तो पैसे लेके पहुंचता है ये बच्चों के काम के लिए। आपने फिल्म देखी है? फिल्म में एक लड़का वो रेलवे ट्रैक के ऊपर में खड़े रहता है, ट्रेन के आने का इंतजार करता है कि ट्रेन आई और मैं कूद जाऊँ। ये कैरेक्टर को देखा है ये आपने? हाँ जी बिल्कुल सर। ये फिल्मी कैरेक्टर है वो, लेकिन ये असली कैरेक्टर भी है। ओके। ये असली कैरेक्टर भी है। ऐसा ही एक बच्चा जिंदगी से परेशान हो गया, निकल गया घर से, कोई ये नहीं जिंदगी में, और ऐसा परेशान बच्चा हाथ में लगा, और बच्चा आज PhD कर रहा है आप ही के यहाँ से? हाँ। वाह। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हैं आप कि ऐसे बच्चे भी यार जिंदगी उठ सकते हैं। ये बच्चे बच्चियाँ जो हाथ में लग जाती है, ये बच्चे अभी हम बैठे ना, अभी फ़ोन आया था, अभी आएगा, पापा मैं घर पहुंच गई। MSc नर्सिंग कर रही है, GNM किया 3.5 साल का, पोस्ट BSc किया मुंबई में जाके, और यहाँ आके फिर से। और अभी हमने सोचा बेटा तेरी शादी कर देते हैं, अभी तेरा फर्स्ट ईयर तो हो चुका है, तेरे लिए लड़का देख। पप्पा खाली 1 साल दे दो मेरे को। बोले पप्पा मैं MSc हो रही हूँ, बोले एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, बोले MBBS डॉक्टर 4.5-5 साल में डॉक्टर बन गया ना, बोले हाँ, और खोल भी दिया। मेरी पढ़ाई 7 साल की हो रही पापा, और मैं ये होते साथ मैं मेडिकल हेल्थ ऑफिसर बन सकती हूँ, या मैं इनके लिए प्रोफेसर बन सकती हूँ। बोले बताइए, एक बच्ची जिसका जीवन कहाँ जा सकता था अगर ये हाथ में नहीं लगती तो ये परमेश्वर की महिमा है। शुरुआत से आपका जो उद्देश्य जो स्टार्ट हुआ कि बच्चे किसी गंदे व्यसन से दूर है, या ये सब चीज़ों से दूर है, क्राइम से दूर है, लेकिन आपके यहाँ पे इस खेल के माध्यम से ज़िंदगियाँ बदली है, पढ़ाई के माध्यम से भी। जब क्या होता है, बच्चे आजकल आपको मालूम है कि पढ़ाई तो कंपलसरी है, बिना पढ़ाई के आप डेवलप नहीं कर सकते अपने आप को। कहीं जॉब पे भी जाना है तो किराने की दुकान में भी आजकल कंप्यूटर लैपटॉप रखा है ना, उसको भी चाहिए ना। हाँ, तो बच्चों को यहाँ जो बच्चे रह जाते हैं इनमें से हमारे पास, उन बच्चों को पढ़ना कंपलसरी है, इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, कंप्यूटर का ज्ञान देना आवश्यक है। हम जानते हैं कि 2-3 साल में ये बच्चे अच्छे इंग्लिश में हो जाते हैं, अच्छा इनका व्यवहार हो जाता है, जो एक दूसरे के साथ बात, एटिकेट्स आ जाती है इनको, और फिर ये जब आके दुनिया में कहीं जाने निकलते हैं तो दूसरे 100 के बीच में ये बच्चा उठ खड़ा रहता है, बिल्कुल, क्योंकि अच्छे अंग्रेजी बोल लेता है, अच्छे एटिकेट्स है, उसको मालूम है किस ढंग से पेश होना चाहिए, कंप्यूटर जानता है। तो ये सब ये बच्चों के लिए कंपलसरी है जो यहाँ रहते हैं। अगर आज की बात करें तो कितने बच्चे हमारी संस्था से, स्लम सॉकर से जुड़े हुए हैं? ये जानिए इतने सालों में तो ऐसे 5-10 लाख बच्चे तो यहाँ का उपयोग लेके चले गए।
यहाँ नागपुर में नहीं, पर हम लोग चेन्नई में काम करते हैं। सेम हमारा वर्क हावड़ा कलकत्ता में है, दिल्ली में है, पूना में है। तो ये सिटीज़ में से मुंबई में हम काम करते हैं। तो इनमें से हर सेंटर में। सर ये बच्चों को, जैसे आपकी तो स्टोरी हमें पता है कि आपने कैसे शुरुआत की, बच्चों को आपने खेलते हुए देखा, पर ये बच्चों को स्काउट कैसे किया जाता है कि कौन बच्चा किस उसको ज़रूरत है, कौन बच्चे, या ये बच्चे खुद आते हैं आपके पास में? देखिए वो कहावत है ना, गुड़ रख दो तो मक्खी ऑटोमेटिक आ जाएगी। शायद हम गुड़ होंगे, शक्कर होंगे हम, तो ये जो है बेचारों ज़रूरतमंद वो अपने आप चले आते हैं। तो इसके बाद में हम लोग भी, हमारे वॉलंटियर जो है ये इनके सेंटर्स चलाते हैं। जैसे यहाँ सेंटर है, इधर लोनारा बोखारा उधर सेंटर है, डिप्टी सिग्नल में सेंटर है, पांड्राबोड़ी में सेंटर है। शहर में ऐसे कई जगह जहाँ स्लम के करीब हमारे वॉलंटियर जाते हैं, फुटबॉल लेके जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में बात करते हैं, वहाँ हफ्ते में 2-3 दिन खेलने जाते हैं। तो ऑटोमेटिक महीने भरे में वो बच्चा वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है कि कुछ और है ना। अरे भाई कहीं जाके खड़े रहने से या फुटबॉल को किक मारने मिलती है, कुछ सुनने मिलता है। और उसके बाद में उससे बड़ी बात कि कभी वो इंटर जोन टूर्नामेंट होता है या कोई मीटिंग होती है, उनको आने मिलता है ना। तो ये तो झोपड़पट्टी का फुटबॉल सोच सकता है कि बच्चा कि मैं भी किसी के साथ में जाके इंटरेक्ट करूँ या खेलूँ या ऐसे ग्राउंड पे खेलूँ। तो ऐसे ही संपर्क होता है। बच्चन साहब ने आपका रोल किया है, कोइंसिडेंटली उनके बेटे जो है ISL एक लीग है फुटबॉल की, उसमें उनकी एक टीम है। और फुटबॉल को अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है उसको लेके, बहुत लोग पसंद भी करते हैं। जैसे मैं कल कुछ सुबह बच्चों से बात कर रहा था जिन्होंने फिल्म में एक्ट किया है, जो टीम में होते हैं कॉलेज की, तो उन्होंने कहा कि बच्चन साहब भी चेल्सी के फ़ैन हैं। तो मुझे बताइए कि बच्चों को स्लम से निकाल के इस खेल के माध्यम से सुधारना या उनकी ज़िंदगी बदलना, ये तो एक बात है, पर क्या आप ये भी चाहेंगे कभी कि बच्चे आपके यहाँ से, जो स्लम सॉकर से जो बच्चे निकले, वो कभी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे खेले, या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हमारे आगे काले टी शर्ट की और बच्चा है, उसका नाम बादल है, बंगाल का है। जब ये 4-5 साल पहले यहाँ आया तो इसको बंगाली छोड़ के मराठी, हिंदी, इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। आज बच्चा सेकेंड ईयर में है। पिछले साल पंजाब मिनरवा जो टीम है उसमें उसको इनवाइट किया गया था। उसको 1 साल के लिए US जाना था। अरे बाप रे! चेन्नई में जो अभिषेक बच्चन का क्लब है, वहाँ हमारे बच्चे वो चीयर लीडर्स या ग्राउंड पे जो बेरर जो होते हैं वो वहाँ ग्राउंड पे जाते हैं। और हम लोग का अभी अगला मिशन ही ये है कि हमने अब जो है, अब देखिए स्लम सॉकर का जो एक ये था उद्देश्य जो था, या हमारा जो उद्देश्य था कि हम दूसरे की सेवा करें और उनका जीवन बदले, ये जो उद्देश्य था ये तो आपने देखा कि करीब करीब सफल है ना। तो अब हमारे दिमाग में दूसरा मिशन है। इस काम के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स से जो काम करेंगे, हम भी ध्यान देंगे। लेकिन अब हमने 2 साल पहले से ये जो स्लम में से हमने बच्चे सिलेक्ट किए 14 साल के अंदर के, उनको हमने अपने साथ में लाने की योजना बनाई। उनके साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको आइडिया दी, उनके माँ बाप को आइडिया दी, देखो भाई तुम्हारा बच्चा अच्छा। हमारे कोचेस वहाँ जाके 2-2 महीने वहाँ ट्राई करते हैं कि कैसे बच्चों को निकाला जाए। फिर निकालने के बाद भी हम बच्चों को ढूंढते, उनके पास में जाते, उनके माँ बाप से बात करते, देखो अगर आप चाहो ये बच्चा आप हमको दे दो, ये हमारे यहाँ नागपुर में आएगा, यहाँ सीखेगा, लिखेगा, पढ़ेगा और एक अच्छा प्लेयर बनेगा। इसका खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, आना जाना सब हम बेयर करेंगे। पर हम चाहते कि ये बच्चा अच्छा फुटबॉल में अच्छा है ना, तो फिर हम इसको और पॉलिश करना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो बच्चे को बताया गया है कि देखो भाई आपको जब आप 4थे-5वें साल में आएंगे तो आपकी इनकम सोर्स चालू होगी। ISL से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंडियन टीम में आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस समय आपको जो पैसा मिलना है उसके हम 3 हिस्से कर देंगे। एक हिस्सा तुम्हारे अकाउंट पे, एक हिस्सा तुम्हारे माँ बाप के अकाउंट पे, एक हिस्सा तुमने हमने देना, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो आ रहे हैं और भी खेलने वाले, उनका खर्चा, तुम्हारे ऊपर में जो खर्चा किया है वो शेयरिंग तुम्हारा भी हो। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा बच्चों के साथ में अंडरस्टैंडिंग है। अभी हमको नहीं पता था कि आते साथ ही बच्चे इतने होशियार निकलेंगे। हमारा तो जस्ट प्रयास था। लेकिन 2 साल पहले हमारी जब टीम पहले साल में खेलने आई तो वो तो डिविजनल चैंपियन बन गई।
महाराष्ट्र स्टेट में जाके चैंपियन बनेंगी। स्टेट की फुटबॉल फेडरेशन चकरा गई कि ये कौन सी प्राकृतिक स्कूल है, इसका तो नाम कभी फुटबॉल में था नहीं। और ये बच्चे कैसे इतने शानदार है, वन साइडेड मारते गए बच्चे। और एक तो स्टेट चैंपियनशिप बनी और स्टेट की टीम में नेशनल की 6 लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो यानी अगर हम चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। पर कोरोना और उसके बाद में कुछ ये भी हुआ था कि बच्चे समझ नहीं पाए थे। बच्चों की ईद आई है, बंगाल में आपको मालूम है ईद और दुर्गा देवी जो आती है महीना भर का त्यौहार होता है। अपने जैसे 2 और 10 दिन में नहीं चलता, महीना भर चलता है। तो बच्चों को नेशनल की और स्टेट की स्कॉलरशिप थी। हमने कभी ध्यान दिया नहीं था कि इनके अकाउंट में चाहिए इसका पैसा है, हमने नहीं ध्यान दिया था। एक दिन पता चला कि 11 बच्चे भाग गए, टिकट निकाला, निकल गए, वो ईद के लिए चले गए। खैर उसके बाद में उन्होंने ट्राई किया लेकिन हमने डिसिप्लिन के अंदर में उनको नहीं आने दिया। अभी इस साल बच्चे आ रहे हैं, 4-5 बच्चे यहाँ पर है और भी बच्चे यानी इन लाइन है आएंगे। तो इस साल से फिर फुल फ्लेज एकेडमी हम बना देंगे। एक बात है, हम जो सोचते हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। वो सर आपने ना बिल्कुल एक अमिताभ बच्चन सर का एक डायलॉग है, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। बिल्कुल तो वैसा ही आपने भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हमारा इट्स अ प्लेजर कि हम आपसे बात कर पाए, आपकी रूबरू हो पाए आपकी कहानी से जो हमने पिक्चर पे अभी भी देखा है। और हमारी आपको बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक समाज के एक ऐसे हिस्से है कि जो एक समाज का जो दूसरा हिस्सा है जिसको ज़रूरत है, आप उनकी मदद भी करते हैं, उनको आगे भी लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये मेरे परमेश्वर की ब्लेसिंग है कि उसने मुझे मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.